नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है। तो अगर अगर जो है ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है तो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि एजोला क्या है। तो एजोला एक जलीय फन है। क्या है दोस्तों? कि एजोला एक जलीय फन है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है ये टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल कौन है। तो यह है साइकस। याद रखिएगा दोस्तों कि जीवित जीवाश्म कौन है। तो साइकस जो है ये जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। तो रेफ्लोसिया। याद रखिएगा कि रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है दोस्तों। तो बुल्फिया। याद रखिएगा दोस्तों कि बुल्फिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। तो बीज से। ठीक है दोस्तों, यानी कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। तो पौधे के बीज के भाग से कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी में क्या होता है दोस्तों? कॉफी में कैफीन होता है। नेक्स्ट है कि लौंग होता है क्या। तो ये शुष्क पुष्प कलिका होता है। क्या दोस्तों? लौंग क्या होता है? तो शुष्क पुष्प कलिका होता है लौंग। नेक्स्ट है कि रेस्पिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। तो ये राउफिलिया स्पेंटाइना से। ठीक है, राउफिलिया स्पेंटाइना से रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो कुनैन जो ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कि कुनैन जो है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकास होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है। तो हरा रंग में होती है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर है ये सबसे कम किस रंग में होती है। तो हरा रंग में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का संयुक्त Mg होता है। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, देखिए पत्ता हरा किसके कारण होता है। तो पत्ता हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो जिबरेलिन। याद रखिएगा कि जिबरेलिन जो है ये पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो जस्ता की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। याद रखिएगा कि जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है। तो डर्मेटोलॉजी। याद रखिए दोस्तों कि डर्मेटोलॉजी जो है ये मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कीड़ों के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज जो है ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। नेक्स्ट है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो यूग्लिना, ठीक है दोस्तों। यूग्लिना जो है ये हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, ठीक है। पित्त जो है ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर इंग्लिश में, ठीक है। इसका वजन होता है 1.5 kg यानी 1.5 kg का होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो रेनिन होता है, ठीक है। यानी कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, ठीक है। तिल्ली जो है ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखिएगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के। याद रखिएगा कि मानव शरीर में खून हिपेरिन के उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। याद रखिए दोस्तों कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में। याद रखिए दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ये कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो पलीहा को, ठीक है दोस्तों। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है पलीहा को। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का, ठीक है। याद रखिएगा कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg। अच्छा, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, नाइट्रोजन यूरिया खाद में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 46% पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में। याद रखिएगा कि रक्त की जो अशुद्धियां हैं ये किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में छनती है जाकर। नेक्स्ट है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है दोस्तों। यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव वृक्क अस्मटी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? ये है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। यानी मानव वृक्क अस्मटी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है कि टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जबरदस्त सवाल है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूबेक्टॉमी, ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी जो है ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। यानी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ये गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को। याद रखिए दोस्तों कि किसको अंतःस्रावी तंत्र का
पेस मेकर कहा जाता है थायरॉक्सिन को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। याद रखिएगा कि किस कारण ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन। ठीक है, याद रखिएगा कि एड्रेनालिन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला फिर सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। ठीक है, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। ठीक है, याद रखिए कि कैप्सूल का जो आवरण है ये किसका बना होता है? स्टार्च का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है वो है परमाणु। ठीक है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है परमाणु। नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या हो जाएगा? भारी। नेक्स्ट है कि कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 9.1 गुणे 10⁻³ किग्रा। क्या होता है दोस्तों? 9.1 गुणे 10⁻³ किग्रा ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है कि थायमिन को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन B1 या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृकों में, यानी कि किडनी में। ठीक है, वृकों में रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं ये अंग में जाकर छन जाती है। किस में? तो वृकों में जाकर छन जाती है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आवर्तनांक, ठीक है, वाला आँख का अंग है लेंस। याद रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन। नेक्स्ट है कि दर्द का निवारण करता है एनाल्जेसिक। याद रखिएगा कि एनाल्जेसिक जो है ये दर्द का निवारण करता है। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। ठीक है, याद रखिए कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट है कि मरकरी है द्रव धातु है। क्या है दोस्तों? मरकरी द्रव धातु। मरकरी का संकेत क्या होता है? जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। परमाणु संख्या 80 होता है। संकेत क्या होता है? Hg होता है। परमाणु संख्या 80 होता है। नेक्स्ट है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर। याद रखिएगा कि बाल पेन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। याद रखिएगा कि मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है
कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह है ये क्या कहलाता है, हर्बेरियम। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे दोस्त, सवाल है देखिए कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर का संकेत क्या होता है, सल्फर का संकेत एस होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, किसे जंगल की आग कहा जाता है। याद रखिएगा कि किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को यानी कि जंगल की आग कहा जाता है। ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है। याद रखिएगा कि ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, यूरिया। यूरिया का संकेत क्या होता है, सॉरी यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। याद रखिएगा कि बर्फ का जो घनत्व है ये पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैरती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। अगला सवाल है कि माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल होता है। क्या होता है दोस्तों, माइक्रोस्कोप के जो लेंस होता है क्या होता है, उत्तल। नेक्स्ट है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्वाइन फ्लू। ठीक है, यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्रेटस को। ठीक है, याद रखिएगा कि पानी में नाइट्रेटस की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है कि 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। याद रखिएगा 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आइरिस में। ठीक है, याद रखिएगा कि आँख का रंग जो है ये किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, आइरिस में। नेक्स्ट है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल, यानी कि H2O। ठीक है, वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा क्या करती है, जल पैदा करती है, यानी कि H2O। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्णांतिक परिवर्तन से चमकता है, तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। याद रखिएगा कि तराशा हुआ हीरा जो है ये किस कारण से पूर्णांतिक परिवर्तन से चमकता है, तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। कितना होता है, 2.42। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। याद रखिएगा ओम गुणा मीटर जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पिलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से। याद रखिएगा कि नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग लगातार कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, तो फुसफुस धमनियाँ। ठीक है, यानी कि हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है फुसफुस धमनियाँ। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। ठीक है दोस्तों, यानी कि रक्त का थक्के बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा। याद रखिएगा कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, गुर्दा के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के। याद रखिएगा कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि निषेचन की जो क्रिया है ये कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ईस्ट और मशरूम है फफूंदी, यानी कि फफूंद यानी फंगी जिसको बोलते हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद यानी कि फंगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। याद रखिएगा कि लाइकेन किसके किसके बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। ठीक है, यानी भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का सही नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। याद रखिएगा कि शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है ये कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ठीक है, याद रखिएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने सवाल कि शरीर के किस भाग में पीत यानी कि बाइल का निर्माण होता है? यकृत में। यानी पीत का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, लीवर। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है, यानी कौन से परिवर्तन में? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, तो किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। याद रखिएगा दोस्तों कि भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा है ये कितनी होती है? 7.2%। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, सुई है, ये गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या लड़ो उड़ो का हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। ठीक है, यानी कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। क्या है दोस्तों? एक अमीनो अम्ल। आज का लास्ट सवाल कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। याद रखिएगा कि पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।